प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा करते हैं कि आप लोग घर में रह के स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पढ़ाई में लगाएं, जिससे आपको घर पर बोरियत भी ना हो और आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता जाए। तो हमने कल आपको वैद्युत विभव और धारिता के चैप्टर में संधारित्र और धारिता पढ़ाई थी। आज उसके आगे का टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। यूपी बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संधारित्र वाला चैप्टर, और इससे एक प्रूविंग ज़रूर पूछी जाती है। तो आज हम प्रूविंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। और हमने कल आपको बताया था कि संधारित्र क्या होता है। कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तित किए बिना उसमें आवेश की मात्रा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसका विभव कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। धारिता माने धारण करने की क्षमता। तो देखो, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती हैं? समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी होती हैं। ये समांतर माने आमने सामने समान अंतर पर। तो देखो, पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर आपको चित्र समझाते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र की समान क्षेत्रफल A, यानी कि दो प्लेटें P1 और P2 हैं। दो प्लेटें हैं P1 P2 जिनका क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी D है। प्लेट P1 को +Q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्लेट P2 पर अंदर की ओर -Q उत्पन्न होता है आवेश, और बाहर की ओर जो है +Q उत्पन्न आवेश होता है। अब P1 प्लेट को +Q आवेश जोड़ दिया जाता है। P2 की बाहरी सतह को पृथ्वी से संबंधित किया जाता है, और जो पृथ्वी से संबंधित किया जाता है P2 की बाहरी सतह पर जो है +Q आवेश है, और पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो है, हमने यहाँ पे लिखा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से +Q निरावेशित हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी से संबंधित है तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसको आवेश रहित कर देंगे, निरावेशित हो जाएगा। ठीक है। और इन प्लेटों के बीच जो माध्यम है वो हमने K परावैद्युतांक लिया। अतः P1 और P2 पर समान परिमाण में समान होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। अब ये चीज़ बता रहे हैं कि इन प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा P1 से लेकर P2 की ओर होगी। P1 से P2 की ओर। चित्र को देखो, हम आपको अलग से बनाकर समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें क्या है। देखिए, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। ये P1 प्लेट है और ये P2 प्लेट है। इसको हमने +Q आवेश दिया, ठीक है। तो इस प्लेट के दोनों तरफ अंदर और बाहर +Q आवेश ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस P1 के कारण अंदर इसके -Q आवेश रहेगा, लेकिन बाहर प्लस रहेगा P2 पर, ठीक है। और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर रखी हैं। इस P2 के बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से संबंधित कर दिया, और इसको जो है +Q आवेश दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये कहते हैं कि P1 के कारण P2 पर -Q आवेश अंदर की ओर उत्पन्न होगा और बाहर +Q आवेश, और पृथ्वी से जब हम जोड़ देंगे तो बाहर ये प्लस हो गया और यहाँ से माइनस मिल जाएगा, प्लस माइनस आवेश रहित, निरावेशित हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये कहा है कि इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, प्लेटों के बीच में। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो P1 से P2 की ओर होंगी, P1 से P2 की ओर, और आखिरी में ये वक्र के रूप में मिलेंगे। अंत में, प्लेटों के अंत में ये वक्राकार रूप में मिलेंगी, ऊपर भी और
नीचे भी वक्र के रूप में। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, देखो चित्र, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। P1 को प्लस क्यू आवेश, P2 पर अंदर माइनस और बाहर प्लस। बीच की दूरी इन प्लेटों की D और वैद्युत क्षेत्र जी देखिए P1 से P2 की ओर निर्दिष्ट किया गया है और लास्ट में ये वक्र रूप में प्राप्त हो रही हैं। ये हैं क्या? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब आगे देखते हैं। अब प्लेट पर जो आवेश Q है तथा क्षेत्रफल A है, तो वहाँ पर आपको पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और ये सब चीज़ें बताई थी। तो उस पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए होता है। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो लिख दिया सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी आपको बताई है अनंत लंबाई वाले प्रूविंग में, तो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक लिया यहाँ पर, तो ये के हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिग्मा का मान ऊपर हमने निकाला है वहाँ यहाँ पर उठाकर रखेंगे क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए आ जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा दूरी D हो, तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला हो गया विभवांतर विभव बटे दूरी, विभव बटे ई बराबर विभव बटे दूरी। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये विभव बराबर हो जाएगा ई इंटू डी। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी दूरी, और ई का मान आप ऊपर निकाल चुके हैं, देखें क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और के परावैद्युतांक साथ में चलेगा। ठीक, और डी दूरी थी, ये आ गया वी बराबर क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। और धारिता की परिभाषा कल संधारित्र में आपको बताया था हमने कि सी बराबर क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन अब वी की जगह मान हम क्या रखेंगे जो अभी आपने निकाला है ये, तो वी की जगह जब मान रखेंगे क्यू डी के एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ क्यू से क्यू कट जाएगा और ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी। तो सी इजिकल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। अब इसमें कुछ एक विशेष स्थितियाँ होती हैं। विशेष स्थितियाँ क्या है कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र धारिता। अच्छा, वायु पहले तो धारिता लिया है तो सी हो गया, और वायु के लिए तो सी जीरो हो गया। ठीक है, ये केवल धारिता है, ये वायु धारिता है संधारित्र की, तो यहाँ के बराबर 1 रखेंगे जो अभी फॉर्मूला आपने पीछे प्रूव किया था। तो सी इजकल टू के की जगह 1 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा? के चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा। और सी बराबर सी नोट, क्योंकि हम वायु के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, वायु के लिए तो सी नोट इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इसकी एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में यह है कि संधारित्र की धारिता के पदों में परावैद्युतांक की परिभाषा, यानी कि धारिता से परावैद्युतांक की परिभाषा निकालते हैं, तो देखो क्या होती है। तो देखो पहले आप अभी निकाल चुके हैं पीछे सी इजकल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अभी आपने वायु के लिए निकाली तो जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से भाग दे देते हैं, तो सी अपॉन सी नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ए से ए, डी से डी, सब कटेगा। सी अपॉन सी नॉट इजकल टू के क्या है? परावैद्युतांक। तो कह सकते हैं कि परावैद्युतांक की परिभाषा सी अपॉन सी नॉट का अनुपात होती है। और सी क्या है? संधारित्र की धारिता, और सी नॉट क्या है? वायु की धारिता, वायु में संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को के यानी कि परावैद्युतांक कहते हैं। आप समझे होंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ाया था के इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता थी, ये माध्यम की वैद्युतशीलता थी, वही यहाँ पर देखिए सी अपॉन सी नॉट आया है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं,
कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रख दें, ठीक है, एक स्लैब रख दें, तो धारिता क्या होगी। अभी तक आपने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा, उसमें केवल प्लेटें थीं। अब इन प्लेटों के बीच में आपने एक पट्टी रखी। लैंग्वेज वही है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटें P1 P2 हैं, P1 को प्लस क्यू आवेश, P2 को माइनस क्यू आवेश और दोनों का क्षेत्रफल A, इनके बीच की दूरी D। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपको पता ही है कि Q इजकल टू आपका सिग्मा इजकल टू Q/A। देखिए संधारित्र प्लेटें समांतर हैं दोनों, P1 P2, इसको प्लस क्यू आवेश, इसको अंदर माइनस क्यू आवेश। P2 की बाहरी प्लेट को हम पृथ्वी से संबंधित करते हैं, हमने कर दिया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, D। अब इनके बीच में एक T मोटाई की आयताकार परावैद्युतांक माध्यम में एक पट्टी रखी है, ठीक है। अब ये पट्टी पहले हमने नहीं रखी थी, तब हमने प्रूव किया, क्या आया। अब हम पट्टी रख के देख रहे हैं तो क्या प्रूव आएगा। माना प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम की T मोटाई, हम बता चुके हैं T मोटाई की एक आयताकार स्लैब पट्टी रखी है और पट्टी का क्षेत्रफल भी प्लेटों की क्षेत्रफल के समान है। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ जो चीज़ निकालेंगे, क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि देखिए P1 से T तक की दूरी, ये इस पॉइंट पट्टी के आखिरी पॉइंट तक की, तो ये हो जाएगी आपकी D माइनस T। इस दशा में प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस T ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब प्लेटों के बीच वायु में, पहले हम वायु में निकाल रहे हैं, अभी हम यहाँ परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा है, पहले वायु में निकाल के देखते हैं। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ठीक है, ये क्या है आपका सिग्मा/ε0, और सिग्मा का मान क्या होता है Q/A। तो E1 बराबर Q/A। अब हम परावैद्युतांक पट्टी रखेंगे, और जब परावैद्युतांक पट्टी रखेंगे तो वहाँ पर हम K लेंगे, E2 इक्वल टू σ/K/ε0, और सिग्मा का मान रखा है Q/A, तो ये E2 हो गया। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि E1 क्षेत्र प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस T है और E2 के लिए T है। ये सोचने वाली बात है कि हम आपको बता चुके हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी वो D माइनस T हो जाएगी, ठीक है। E1 जब निकालेंगे तो D माइनस T, और जब E2 निकालेंगे तो वो केवल T, इस पट्टी की लेंगे बस केवल चौड़ाई, ठीक है, इस पट्टी की चौड़ाई लेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि E इजिकल टू V/T, क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विभव बटे दूरी। तो विभव बटे दूरी को अगर हम V इजिकल टू E/D कर दें तो E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये D क्या होती, दूरी। देखिए कि E1 के लिए V1 निकालेंगे तो V इजिकल टू E/T होता है, तो V विभव है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D दूरी है, लेकिन E1 के लिए दूरी क्या हो जाएगी D माइनस T, ठीक है, और E2 के लिए क्या हो जाएगी T, साफ स्पष्ट लिखा है मैंने। तो V1 इजकल टू E1 इंटू T। अगर हम इनका परिणामी विभव निकालें तो V इजकल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी है, V1 का मान E1 इंटू D माइनस T और V2 का मान E2 इंटू T। E1 का मान आप ऊपर निकाल चुके हैं Q/, ठीक है, ε0A, और E2 का भी निकाल चुके हैं। तो E1 और E2 का मान रखेंगे। जब E1 और E2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर मान रखने के बाद एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो क्या मिलेगी, Q/ε0A, ठीक है। और जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा D माइनस T, और यहाँ क्या बचेगा T/K, क्या बचेगा T/K कॉमन लेने के बाद। अब संधारित्र की परिभाषा क्या कहती है कि C इजकल टू Q/V।
क्यू अपॉन वी। अब वी अभी आपने निकाला है तो क्यू अपॉन वी, वी का मान रखेंगे क्यू अपॉन, अब क्यू से क्यू कट जाएगा और ये चीज़ जो है आपकी ऊपर पहुंचेगी तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपकी पट्टी रखने के बाद संधारित्र की धारिता आ गई। जब टी मोटाई की आपने पट्टी रखी तब, और जब आपने नहीं रखी थी तो क्या आया था, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और रखने के बाद क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए। और ठीक है, ये दोनों में अंतर है। इसकी भी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है, अब बहुत कायदे समझना इसको। ठीक है, फिजिक्स देखिए बहुत लगन के साथ पढ़िए आप, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक बाय टॉपिक एकदम क्लियर होता चला जाएगा, आप पढ़ते जाइए बस। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है मुझे, और एनर्जी मिलेगी हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा देंगे। तो सब्सक्राइब भी करें और जो है लाइक भी करें। तो इसकी स्थितियाँ देखिए क्या है। यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, यानी कि ये कहा कि वहाँ पर के माध्यम के ना रहे, टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाए तो वहाँ के इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, माध्यम अनंत। अब जब के इन्फिनाइट हो जाएगा तो जब हम यहाँ पर इन्फिनाइट रखेंगे तो ये वाला टर्म्स गायब। ठीक है, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस टी बचेगा। ये पहली कंडीशन थी कि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दें तो वहाँ के जो है इन्फिनाइट अनंत पराविद्युतांक। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसकी ये है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में पराविद्युतांक रख दिया जाए, यानी कि पूरा, यानी दोनों प्लेटें जो हैं, जो प्लेटों के बीच की जो दूरी थी डी, ठीक है, उसमें जो ये पट्टी जो रखी थी इसको पूरा बता दिया है कि टी बराबर डी, ये जो टी जो है पूरे डी के बराबर हो जाए। अभी तक यहीं रखी थी, अब ये पूरे में रख दी जाए, टी इक्वल टू डी। तो आप देखिए कि जहाँ टी बराबर डी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, टी बराबर डी रखेंगे तो ये चीज़ कटेगी डी से डी, और यहाँ डी बचेगा और ये के ऊपर पहुँच जाएगा। तो अगला जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो यही चीज़ देखो बनी है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस डी अपॉन डी। तो ये ऊपर पहुँचेगा तो सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये दूसरी कंडीशन। ये कंडीशंस बहुत पूछी जाती हैं पेपर में। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, यानी कि जब निर्वात हो पूरे स्थान में, यानी कि टी का मान 0 हो। अब यहाँ टी ना हो, और जब टी नहीं होगा तो जैसे यहाँ टी नहीं है, टी का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो डी में से 0 घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा थर्ड कंडीशन, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ से टी गायब। और ये कहा कि प्लेटों के बीच बहुत सारी पट्टियाँ रख दी जाएं। अब ये एक देखिए कि 2 प्लेटें हैं, एक पट्टी ये रख दी, एक पट्टी ये रख दी, एक पट्टी ये डॉट डॉट डॉट। तो इसकी मोटाई T1, इसकी T2, इसकी T3, इसका माध्यम K1, इसका माध्यम K2, इसका माध्यम, ठीक है। ये सब जो अनेक पट्टियाँ रख दी जाएं, अगर समांतर प्लेट पर टी मोटाई की अनेक पट्टियाँ रखी जाएं तो धारिता क्या आएगी। मेन फार्मूला ये है कि सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अब देखो कि डी माइनस, टी की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 बदल जाएंगे। अगर 2 रखे होंगे तो T1 प्लस T2, 3 होंगे तो T3, 4 होंगे तो T4 तक हम इनको जोड़ कर यहाँ पर रखेंगे। और T फिर वही T1 अपॉन K1, 1 होगी तो 1 रखेंगे, 2 होंगी T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, यानी डॉट 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 चला जाएगा, डॉट 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 आ जाएगा। ये अनेक पट्टियाँ रखें तब जो है सी का मान आएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इनको नोट कर लें। अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे। आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलें और इनको तैयार करते चलें।
ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रूविंग बहुत इम्पोर्टेंट थी कि टी मोटाई की पट्टी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखने पर वैद्युत धारिता। ठीक है, धन्यवाद।